मुझे जाने दीजिए, मुझे मीडिया से बात करना मेरा बहुत जरूरी है। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप नहीं समझ सकते, ये मीडिया को बताना बहुत जरूरी है। जो कहना है जल्दी कहिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। आपके ख्याल में मैंने आप लोगों को बात करने के लिए क्यों बुलाया होगा? शायद आप हमें ये बताना चाहती होंगी कि आप बेकसूर हैं। मैं बेकसूर नहीं हूं, वाकई मैंने कत्ल किया है। मैं कातिल हूं, लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूं। क्या कातिल गुनहगार नहीं होता? जरूरी नहीं। अदालत ने मुझे गुनहगार इसलिए समझा क्योंकि मैंने सफाई में कुछ कहा ही नहीं, मैंने अपनी सफाई पेश ही नहीं की। जब आपने अदालत में अपनी सफाई पेश नहीं की तो फिर अब क्यों? अदालत में कहती तो समझा जाता कि मैं अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही हूं। कहानी लंबी है और वक्त मेरे पास बहुत कम है। मेरे अब्बा हकीम थे, वक्त गुजरता गया, हकीमों की जगह डॉक्टरों ने ली, जिससे हकीमों की अहमियत कम होती गई और मेरे अब्बा की आमदनी भी कम होती गई। एक एक करके बच्चे बढ़ते गए और हमारे यहाँ अनाज से ज़्यादा आबादी मौजूद होती। मेरी अम्मी ने 14 बच्चे जने और अगर आरिफ मियाँ हमारी मदद को ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। लेकिन उनकी मदद के बाद भी जो कुछ हुआ वो अच्छा ना था। हमारे अब्बा उनकी इच्छा थी कि एक लड़का हो, जो पैदा हुआ तो, लेकिन उसका जिस्म एक लड़की का, हाँ एक खुसरा। लेकिन इतनी खिज़ाओं के बाद भी वो छोटी सी बहार जो आई, उसका आलम यह था कि अब्बा ने उसका नाम रखने से इनकार कर दिया। तो हमने खुद उसका नाम सैफी रखा। अब्बा का डर तो पहले ही सारे घर में मौजूद था, लेकिन बड़े होते होते सैफी ने उनकी आंखों में नफरत देख ली थी। अब्बा जब आते तो एक कमरे में जाकर के छुप जाता। वो अलग थलग सा कमरा जो ऐसा बना हुआ था पुराने वक्त का एक तस्वीर महल, वो उसका हमेशा के लिए ठिकाना सा बन गया। इसी छिपा छिपी में सैफी का बचपन गुजरने लगा। स्कूल में भेजने का तो सवाल ही नहीं था। अब्बा ने अपने एक भरोसेमंद दोस्त से को राजदार बनाया और उससे बात की। वो सैफी को पढ़ाने के लिए मान गए। कुछ सालों के बाद मेरी शादी कर दी गई। घर में लड़की की भरमार देखते हुए वालिद साहब ने पहले ही रिश्ते पे हाँ कर दी। उस घर में एक कमाने वाला, खाने वाले 10 थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जब तक इस घर का हालात ठीक नहीं हो जाते मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। लेकिन मेरे शौहर ने, उसके हाथ तो उनके कंट्रोल में ही नहीं थे। हमारे झगड़े बढ़ते गए और तब मजबूरन मुझे ससुराल छोड़ना पड़ा। जब अब्बा के घर वापस आए तो सैफी के साथ साथ बहनें भी बड़ी हो रही थी, जवान हो गई थी वो। अब्बा की आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी, लेकिन बच्चों की पैदाइश पे कोई कंट्रोल नहीं था। सलमा और हिना के बाद भी एक भाई बहन और आए, लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा ही नहीं रहे। अम्मी का बस चलता नहीं था तो मुझे ही हिम्मत करनी थी। एक बार अब्बा बाजार गए तो मैंने मौका पाते ही अम्मी के बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा दिया। बस टाइम खत्म। अगर टाइम निकल गया तो फांसी कल तक के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। बंद करो माइक साहब। इंस्पेक्टर साहब मुझे बोल लेने दीजिए। मेरा सब कुछ कहना बहुत जायज है। मेरा कहना इतना जरूरी है क्योंकि मैं फांसी से पहले अपने पीछे एक सवाल छोड़ के जाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप इस सवाल का जवाब इस दुनिया से पूछें। सवाल यह है
कि मारना ही जुर्म है क्या? पैदा करना क्यों नहीं? क्यों नहीं पैदा करना जुर्म? सोचिए इस बात पे। हराम के बच्चे पैदा करना जुर्म है। जायज बच्चे पैदा करके उनकी जिंदगियां हराम कर देना, क्या यह जुर्म नहीं है? लोगों को समझाएं आप कि इस तरह की जिंदगियां बहुत हैं। भीख मंगों को और पैदा ना करें। जब आप खिला नहीं सकते तो बच्चे क्यों पैदा करते हो? क्यों पैदा करते हो बच्चे? मैं कहती हूं जब खिला नहीं सकते तो बच्चे क्यों पैदा करते हो?